5-6 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और ईमानदारी से जवाब चाहूंगा। जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद मोदी जी की जो पर्सनालिटी टीवी चेहरे पे दिखाई देती है वो अच्छी हुई है, थोड़ी गड़बड़ा गई है। केशव मौर्य में तो कुछ तो अच्छा होगा। अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ज्यादा अच्छा कौन है? मतलब आप मुझसे क्यों नेताओं वाली बात कर रहे हैं? मतलब मैं कहाँ से पूछ पाऊंगा आपसे? अच्छा, आपका देश का सबसे आइडियल नेता कौन है? आप राहुल गांधी के साथ इतने पक्के दोस्त हो गए ना। राहुल गांधी में इस जीत के बाद, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, क्या आप अंतर देखते हैं उनके बिहेवियर में, उनकी शैली में? करना चाहूंगा कि उन लोकसभा चुनाव से ये तो आप मानेंगे कि आपको भी यकीन नहीं था कि आपकी इतनी लोकसभा सीटें आ जाएंगी, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से बात करता था, वो 20 तक की बात करते थे। मुझे कोई नेता नहीं मिला। व्यक्तिगत बातचीत में भले आप कहते हो 70 आ जाएंगी, लेकिन आपकी पार्टी के नेता बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर 20 आ गई तो मजा आ जाएगा। लेकिन आप दुगने तक पहुंचेंगे, ईमानदारी से बताइए, आपने सोचा था? जो इलेक्शन से पहले मैंने अपने तमाम जो हमारे साथ काम कर रहे थे साथी, मैंने उनसे जानकारी ली थी और पूरे के पूरे लोकसभा में जो सीटें हैं मैंने उनको पेपर दिया था। मैंने कहा अनुमान लगा करके बताइए कितनी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। मेरे साथ जो लोग थे उनसे मैंने कह दिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, और अगर आपको इंटरव्यू देखना हो तो एक बहुत बड़े देश का बहुत बड़ा पेपर, टीवी, मीडिया और जर्नलिस्ट हमसे चुनाव के दौरान बातचीत कर रहे थे। उस समय मैंने उनसे कहा कि बीजेपी इस समय हारने जा रही है, और पूरे चुनाव कैंपेन में अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहता था कि 79 सीटें बीजेपी हार रही है और केवल 1 जीत रही है। और जब मैं 5th फेज के बाद चुनाव में पहुंचा तो मैं ये कह रहा था कि जो 1 सीट है क्यूटो, वो भी सीट फंस गई है। और देखिए जब रिजल्ट आया वो आपको दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट वैसा ही था। मुझे पूरा यकीन था कि हम लोग 40 से ऊपर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती, मुख्यमंत्री जी के इशारे पर बेईमानी न हुई होती, तो आज इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की 50 सीटें उत्तर प्रदेश में होती और दिल्ली में सरकार बीजेपी की कभी नहीं बन सकती। अखिलेश जी, मुझसे तमाम आपके साथी जब व्यक्तिगत बातचीत करते थे बहुत डिप्रेशन में थे। आपकी पार्टी के नेता परेशान थे कि एक के बाद एक काफ़ी चुनाव आप हार गए थे, पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रही थी। लोग आपके नेतृत्व पे सवाल कर रहे थे कि अखिलेश जी अपने पिता जैसे नहीं हो पाए, एक के बाद एक पार्टी की इतनी खराब स्थिति हुई। मैं ईमानदारी से बताइए कि उस समय आपकी मन स्थिति क्या थी? क्योंकि लगातार कई चुनाव हारने के बाद आदमी एक निराशा वाले माहौल में चला जाता है, लेकिन क्या आपने कभी मन में डिप्रेशन आया? आपको लगा कि अब पार्टी को उभारना बहुत मुश्किल है, अब पार्टी को वहां तक लाना बहुत मुश्किल है? वो जो क्षण थे एक नेता के रूप में, वो क्षण बड़े परेशानी भरे हो सकते हैं कि 1-2 नहीं, कई साल ऐसे गुजर गए जब पार्टी कुछ कर नहीं पा रही थी, एक के बाद एक चुनाव हार रही थी, लोग आपके ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहे थे, आपके अपने आप के ऊपर हमला कर रहे थे। आपको उस दौर में उम्मीद थी कि पार्टी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी? हालांकि एक बात मैं कहूँ आपसे, जिन नेताओं से आप मिलते रहे उन नेताओं से मिलना छोड़ दो। और क्योंकि हमारे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, उन नेताओं की सूची मुझे दे दो। आपने तापमान बढ़ा दिया होगा आज कई अपने ही लोगों का। दूसरी देखिए, समाजवादी पार्टी जिस दिन से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मुझे याद है मेरा पहला चुनाव बाई इलेक्शन था, और मैं बहुत सी राजनीति की जो दाव पेश होते हैं उनको मैं नहीं समझता था। नेताजी ने, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने एक दिन मुझसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं चुनाव क्या लड़ूंगा, मैं कुछ और तैयारी कर रहा हूँ। खैर मुझे चुनाव लड़ाया गया, और वो पहला चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे। मैंने कन्नौज की गलियों में देखा था कि पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे और शायद नेताजी ने इतना बाई इलेक्शन में प्रचार किसी के लिए नहीं किया होगा और व्यक्तिगत रूप से कभी इतने लोगों से नहीं मिले होंगे जितना वो बाई इलेक्शन में मिले थे। और उसी दौरान एक कोल्ड स्टोर होता था, उसके अंदर मैं क्रिकेट खेलता था। जब अपने कैंपेन से लौट आता था तो बहुत सारे नौजवान साथी आते थे, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि परिणाम का मतलब क्या होगा। राजनीति में मेरा जैसा व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता है। ये निराश हम हैं नहीं, हमें उनसे पूछिए जो 10 साल के बाद हारे हो वो कैसी निराशा में जी रहे हैं। और जो हार स्वीकार कर लेता है, जो हार स्वीकार करना जानता है, उसे कोई हार का फर्क नहीं पड़ता। जो पहली बार हारे हैं वो सोचो उनके चेहरे बता रहे हैं कैसा बुरा हारे हैं वो। आप बार बार कटाक्ष करते हैं, पार्लियामेंट में आप कहते हैं हटा नहीं पा रहे हो। योगी जी से आपकी ऐसी क्या दुश्मनियां, आप योगी जी को हटवाने पर तुल गए हैं? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो काम अच्छा करने लगे। अरे वो काम अच्छा तो करें। अरे किसने तो रोका ये काम अच्छा ना करें? जिस दिन वो काम अच्छा करने लगेंगे तो बात अलग हो जाएगी। आप सोचिए, आप दिल्ली की सरकार उनकी, यूपी की सरकार उनकी, इस लखनऊ शहर में कोई अपना काम बड़ा नहीं बता पाएंगे। अब कुछ दिनों में कुछ पूरा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इसी शहर में बताइए क्या काम हुआ है। और हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी तक एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। न केवल कारखाना लगाया नहीं बल्कि उसका नाम आज तक नहीं बोला। कभी उनके मुंह से सुना 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? और कहते हैं हमने एक्सप्रेस वे बनाए हैं। अरे एक्सप्रेस वे कहाँ बनाए आपने? ठीक है, जो बनाए हैं वो बनाने के बाद ही रिपेयर मांग रहा है। सोचिए आप, बनाने के बाद ही रिपेयर मांगने लगा। मैंने सदन में कहा प्रधानमंत्री जी इसका आप उद्घाटन करके आए, कम से कम रिपेयर का पैसा तो भिजवा दो वहां पर। सोचिए एक्सप्रेस वे रिपेयर हो रहा वहां। और फिर उनका सबसे प्रिय, जिसके बारे में वीडियो और न्यूज में डालना छोड़ दिया सोशल मीडिया पर, उनका प्रिय जानवर सड़क पे दिखाई दे रहा है। और आजकल ट्रैफिक किसके हाथ में है? उनके प्रिय उसी के हाथ में है सब। कहीं चले जाएं आप और प्रतिदिन लोग, एक मर रहा है व्यक्ति, डेली मर रहा है। सोचिए आप, उनकी ऑफिस में उनका खुद अधिकारी, उसकी जान चलेगी। बताओ, प्रधानमंत्री ने मन से कहा कि हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। क्या हुआ आज? हकीकत क्या है? और क्या कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी नकल बहुत अच्छी करते हैं। दिल्ली ने अगर कहा कि हम इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनने का मतलब क्या है? आपको 30% की ग्रोथ रेट चाहिए। आपको कहा हमने करोड़ों को नौकरी दे दी। नौकरी कहाँ दी बताइए आप? एमओयू कर लिए, कितने लाख करोड़ के, लाखों करोड़ के एमओयू कर लिए, जमीन पे क्या आया? तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है, इसीलिए हम उनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अखिलेश जी बताइए, नेताओं को बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहिए। एक नेता उत्तर प्रदेश में है, पता नहीं आप उनसे इतने मजे को लेते रहते हैं। कभी उनको आप स्टूल मंत्री कह देते हैं, कभी आप उनकी मजाक उड़ा के कह देते हैं पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कभी आप उनके ऊपर। केशव मौर्य आपके कमेंट सुन के थोड़ा तिलमिलाते तो होंगे, लेकिन आपको केशव मौर्य से इतनी क्या दुश्मनी है? आपने उनको चुनाव हरवा दिया, चुनाव हार गए, उनके बेचारे वो डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा हमला जो करते हैं वो केशव मौर्य पे करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता। वो न्यूज में रहने के लिए वो इस तरह का हमारे खिलाफ बोलते हैं। और वो स्टूल नहीं, स्टूल किट मंत्री हैं, आवाज बहुत आती है उधर से। अच्छा, मैंने तो नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वही तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमने तो ऑफर दिया उनको, हम भी इंतजार करते रहे कितने दिन ऑफर चलाएं, हमने ऑफर ही समाप्त कर दिया। आपके ऑफर में कुछ आए थे लोग अपना माल बेचने के लिए? नहीं, मैंने तो अपील की है, उनके पास कुछ होता तो हम भी सहयोग करते हैं, लेकिन ऑफर ही खत्म करना पड़ा मुझे। आप रणनीति से सरकार बदलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की, हटाना चाहते हैं? मैं नहीं बदलना चाहता हूँ, जनता बदलना चाहती है।
अब वो कहते गरीबी मुक्त। आज मैंने डायलॉग सुना, गरीबी मुक्त। अरे जिस दिन यूपी बीजेपी मुक्त हो जाएगा उसी दिन खुशहाली के रास्ते पे चल देगा। अखिलेश जी, एक बिल्कुल आप गोल मत दीजिएगा, सीधा जवाब दीजिएगा, योगी और केशव मौर्य में ज्यादा बेहतर नेता कौन है? दोनों ही खराब हैं। ज्यादा खराब कौन है? क्या चीज? ज्यादा खराब कौन है? ये मत पूछिए, जो लोग मिलते होंगे वो बता सकते हैं ज्यादा खराब कौन है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक आपके संपर्क में हैं? इसकी बहुत चर्चा। मेरे संपर्क में कोई बीजेपी का विधायक नहीं है, लेकिन सभी विधायक दुखी हैं बीजेपी सरकार से। अखिलेश जी, एक आपकी पार्टी के लिए कहा गया कि यह सिर्फ पिछड़ों की पार्टी है, ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, और बहुत लंबे समय तक किया गया, लेकिन ये आपका हृदय ब्राह्मणों की तरफ क्या झुकने लगा? माता प्रशांत पांडे जी की ताजपोशी, अब ये नई रणनीति है ब्राह्मणों को भी अपनी तरफ जोड़ने की? नहीं, ब्राह्मण समझ नहीं पाए, पीडीए में वो भी थे। जिस दिन मुझसे पीडीए पे सवाल किया गया था, मैंने कहा पीडीए ये बड़ा नारा है, इसमें सबके साथ सबको जोड़ने का प्रयास है। बीजेपी की सबका साथ सबका विकास, सबका साथ में बहुत सारे लोग नहीं उनके साथ, कभी उनका सम्मान नहीं किया उन्होंने। पीडीए मतलब सबको जोड़ने का एक हमारा गठबंधन का नाम था। ए फॉर अगड़ा था, ए फॉर आदि आबादी था, ए फॉर अल्पसंख्यक था, ए फॉर आदिवासी था, सब तो थे इसके अंदर। देखिए बलिया में कौन जीता? सनातन पांडे जी जीते। उसके बगल में कौन जीता? राजीव राय जीते बगल में। तो कौन कहता है हम किसी के खिलाफ थे? प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में बीरेंद्र सिंह जी जीते। तो पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल नैरेटिव तो आपको देना पड़ेगा ना जनता को। और फिर अगर आज 69,000 बच्चों के लिए जो फैसला हाई कोर्ट से आया है, उसको जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार है उसके लिए। इतने साल से उन्हें लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, और देखिए कैसा झगड़ा लगाया। अगर आप उनको लेते हैं तो किसी की नौकरी जाती है, और जिनकी नौकरी जाएगी वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप देखिए बीजेपी की रणनीति कितनी अच्छी है कि झगड़ा लगा दो किसी में, बस लोगों को बांट दो। ये उनका रणनीति का हिस्सा था, जिससे उन्होंने पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना। अब लेटरल एंट्री है। क्या है लेटरल एंट्री बताइए आप? पहले तो बीजेपी को ये हिसाब देना चाहिए कि जो लेटरल एंट्री से पहले आए थे लोग, उसमें से नौकरी पा करके और भ्रष्टाचार करके कितने लोग भारत छोड़ करके चले गए। ये किसी के पास हिसाब किताब नहीं है। अगर हिसाब किताब किसी के पास है तो वो बीजेपी की सरकार के पास है कि लेटरल एंट्री से जो लोग नौकरी पाए थे, जिन्होंने पॉलिसीज बनाई जिसके तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचा, और लाभ छोटा मोटा नहीं पहुंचा होगा, बड़े पैमाने पे पहुंचा होगा। जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो वो भारत छोड़ करके चले गए, जैसे उद्योगपति छोड़ के गए थे। उसका जवाब किसके पास है? लेटरल एंट्री का मतलब है कि आपका आरक्षण खत्म कर देना। आपको ऊपर आरक्षण देंगे नहीं, कुछ नीचे आरक्षण देंगे नहीं, सब आउटसोर्स कर देंगे, तो पिछड़े और दलित जाएं कहां? इसलिए पीडीए परिवार के लोग जाएं कहां पर? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसीलिए बीजेपी हारी, इसीलिए एमवाई हारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आराम से कार्यकाल पूरा करेगी और मुख्यमंत्री आराम से कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्योंकि झगड़ा आपने भी लड़ाने की कम कोशिश नहीं करी कि योगी हट रहे हैं, योगी जा रहे हैं, और जितना आपने कहा कि एक गुट विरोध में हो जाएगा, आपने भी सोचा कि अगर योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे तो ठाकुर मतदाता खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगा, और नहीं हटाए जाएंगे तो ब्राह्मण तो आपकी तरफ रहेगा। लड़ाई राजनीति आपने भी करी, लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे? मैं इस समय उस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं कि हटाया जाएगा, कि अपने आप चले जाएंगे या कोई रिप्लेस कर देगा। मेरा सीधा सीधा मानना और सोचना यह है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये खुशहाली के रास्ते पर जाए, और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार कैसे बने, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो रास्ता दिखा गए, उस रास्ते पे चल करके किस तरीके से सब लोगों के अधिकार दिया जाए, घर परिवार में खुशहाली आए, किसान तरक्की करे, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार मिले,
इस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं, और जो काम हम लोगों ने कभी किए थे, इस सरकार ने आधे अधूरे छोड़े हुए हैं, उन कामों को कैसा पूरा किया जाए उस दिशा में काम करना चाहते हैं। अखिलेश जी, नेता लोग जो होते हैं बड़ा इमोशनल कार्ड खेलते हैं। आपने भी इमोशनल कार्ड खेला कि योगी जी घर पे गए तो घर गंगा जल से धुलवा दिया गया। आपके इस इमोशनल कार्ड ने बड़ा असर किया। ऐसा कैसे करेंगे कि आप में ऐसी क्या कमी है जो आप चले गए तो गंगा जल? मैंने तो घर में पूजा होते हुए भी देखी, आपको डिम्पल जी को मैंने बच्चों को नवरात्रि में काम करते हुए देखा, मैंने आपके घर में बहुत सारे, आपने एक बार साधु संतों को पूरे हॉल में बुला के एक आरती कराई थी। ऐसा आपने जानबूझ के इमोशनल कार्ड खेला, उसके पीछे शायद हकीकत ना भी रही हो, लेकिन आप में मैसेज देना चाहते थे कि आपके वजह से, इस बात से कुछ बैकवर्ड कम्युनिटी में थोड़ा सा संदेश चला जाएगा। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो हजारों साल की पुरानी समस्या है, समाधान उसको उनको ढूंढना चाहिए। अगर पहले किसी लोगों ने प्रयास किया हो इस चीज के भेदभाव को खत्म करने का, तो इस पीढ़ी में कम से कम जो सत्ता में लोग हैं उनका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप किसी के मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले गंगा जल से धुलवा रहे हैं आप। इन बातों को मैंने नहीं उठाया है, एक आध बार जरूर मैंने कह दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई मंदिर जाए और मंदिर को बाद में गंगा जल से धुलवाया जाए, और ये बीजेपी को बताना चाहिए कि गंगा जल से क्यों धुलवाया उन्होंने मंदिर, क्यों धुलवाया मुख्यमंत्री आवास और क्यों धुलवाया प्रतिमा। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इस देश की जनता जानती है क्यों धुलवाया उन्होंने। अखिलेश जी, एक दर्द है लोगों में कि हर नेता जाति और धर्म के नाम पर बंटवारे की बात करता है। डेवलपमेंट से पहले जाति और धर्म के बंटवारे आ जाते हैं। आपको लगता है, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, इंजीनियर हैं, आपके दूसरे सपने थे और आपको भी राजनीति उसी लाइन में करनी पड़ रही है? ये केवल समाजवादियों पर आरोप लगता आया है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा जातिवादी पार्टी कोई नहीं है। और यहां मैं प्रूव नहीं करना चाहता हूं। मुझे याद है कि बहुत तरह तरह से आरोप लगे थे, लेकिन आज जितना कुछ आपको विकास दिखाई दे रहा है, मान लीजिए SCL का यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना है। जब शिव नाडा जी मुझसे सबसे पहले मिले थे तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर आपने कैंपस बनाया नोएडा में, आप लखनऊ में भी बनाइए। और मुझे वो दिन याद है कि जो जो उन्होंने शर्तें रखी थी उन शर्तों को मैंने पूरा किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि CG सिटी में यहाँ पर SCL का एक बहुत बड़ा कैंपस तैयार हो गया, जिसमें 6000 बच्चे जो इंजीनियर्स हैं या जो सॉफ्टवेयर का बड़ा प्रोफेशनल काम करते हैं वो नौकरी पा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। केवल यही नहीं, और तमाम विकास के जो काम किए, कहीं भेदभाव नहीं दिखाई दिया होगा, किसी भी योजना में भेदभाव नहीं था। लेकिन हम लोगों पे आरोप क्या लगता था कि हम जातिवादी लोग हैं। आप सोचिए IAS कितने होंगे हमारे, या IPS कितने होंगे? आरोप क्या लगता था? जो लोग आरोप लगाते थे आज बोल नहीं पा रहे हैं। सोचिए हमारी सरकार में जो आज व्यवस्था अगर होती तो कितना आरोप हम लोगों को आरोप का सामना करना पड़ता, मुख्यमंत्री जी से लेकर के नीचे तक। आप पता कर लीजिए कौन बैठा है, कौन अन्याय कर रहा है। और अन्याय तो अब छोटा हो गया है। शायद उत्तर प्रदेश ने इतनी लूट कभी नहीं देखी होगी जो अब देखने को मिल रही है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक इंजीनियर को उसके घर में घुस करके मार दिया हो? सुल्तानपुर कोई दूर जगह नहीं है, यहां से बहुत करीब में है। सोचिए घर में घुस करके उसको मार दिया, मारते मारते इंजीनियर को मार दिया। क्या ये घपला भ्रष्टाचार को नहीं प्रूव करता? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार बोलना भी नहीं चाहती। और दुर्भाग्य केवल सरकार का नहीं है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं। दुर्भाग्य उस बात का भी है कि मीडिया हाउसेस भी उसको न्यूज नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर न्यूज बनाई, खबर बनाई तो उनका बजट कट जाएगा। इंजीनियर का मर्डर हो जाना इसी मुख्यमंत्री आवास पर, शायद किसी मुख्यमंत्री के यहाँ इतने बेटियां किसान आत्मदाह करने नहीं आए होंगे। ये बात मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ। सबसे ज्यादा बेटियां अगर महिलाएं आई हैं
न्याय मांगने के लिए, और मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह कर किसी ने किया होगा तो यही बीजेपी की सरकार ने किया है। इसका जवाब अगर उनके पास हो तो बताएं कुछ। अखिलेश जी, 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र पता नहीं किस कारण से नहीं उन्होंने घोषणा करी। कांग्रेस के संग आपके सास बहू जैसे रिश्ते रहते हैं। चुनाव सिर पे आ गया था और आपकी कांग्रेस की बात ही नहीं हो पा रही थी। बहुत लेट बातचीत शुरू हुई और मेरा तो मानना है कि अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि इतनी सीटें आ जाएंगी, बनारस में भी शायद आप मजबूती से लड़ते तो बनारस का नक्शा भी कुछ और बिगड़ सकता था। मैं ये जानना चाहूंगा कि अब क्या भविष्य कांग्रेस के साथ क्या रहने वाला है? क्या आप हरियाणा में, क्या आप महाराष्ट्र में कुछ सीटें इंडिया गठबंधन के तहत मांगेंगे, आपको मिलेगी? देखिए, ये पहले तो मैं ये बता दूं क्या होता क्या नहीं होता। अब जितनी सीटें जीत गए इतनी ही बहुत हैं, और अगली बार इससे ज्यादा हराएंगे उसका प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा, वो करते रहेंगे। जहां तक और प्रदेशों का चुनाव का सवाल है, गठबंधन का है, ये बातचीत हमारी कांग्रेस से होगी, और हम समाजवादी लोग हैं, कम से कम कांग्रेस के लोग ये जानते हैं हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है कि हम किसी बात पे जिद कर दें। और दल जरूर जिद करते हैं, उनकी जिद समाजवादी लोगों ने मानी है, लेकिन हम लोग जिद कम करते हैं। लेकिन ये सपना हर दल का होता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बने। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में काम जरूर करेगी। अच्छा, आपको लगता है कभी आपके इतने करीबी नहीं एक लोकसभा चुनाव में मैडम मायावती जी, अब वो 0 पे आपने ला दिया तो आप कुछ थोड़ा सा उनको कैसा लगता होगा आपको देख के? मैं नहीं लाया हूँ 0 पे उन्हें, उनके अपने फैसले उन्हें 0 पे ले आए, और जितना वो करीब बीजेपी के जाएंगे उतना और 0 हो जाएंगे। आप लोगों का दुष्प्रचार है, मतलब क्यों वो बीजेपी के खिलाफ? हमारा कोई दुष्प्रचार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है, बीजेपी से मिलकर के सरकारें भी बनाई हैं। अभी उनके बारे में इसलिए नहीं कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी वो शून्य पर हैं, प्रयास कर रही हैं आगे बढ़ें। लेकिन जिस सिद्धांत से वो हटी हैं, बहुजन समाज पार्टी, उसी की वजह से उन्हें ये परिणाम देखने को मिल रहा है। 10 विधान सीटों पे उपचुनाव है, लोग मान रहे हैं कि ये नतीजे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय कर देंगे कि योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू करेंगे, हटाए जाएंगे। क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी ईमानदारी से 10 में से कितनी सीटें जीत पाएगी? फेयर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन ने शिकायतों पर सही एक्शन लिया, तो भारतीय जनता पार्टी 0 सीटें जीतेगी। ये 37 सीटें जीतने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा हाई हो गया है? नहीं, कॉन्फिडेंस हाई नहीं हुआ है, और ना हम वो कॉन्फिडेंस में हैं। वहाँ सीटें समाजवादियों की पहले से सीटें हैं। अलीगढ़ इसलिए हारेंगे क्योंकि अलीगढ़ के सांसद के साथ पूरी अलीगढ़ की जनता जानती है कि वो जीते हुए चुनाव थे, उनको जानबूझ करके हरा दिया गया। और बाकी कई सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की सिटिंग रही हैं। समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा संगठन है, समाजवादी पार्टी का वहाँ पर समीकरण बहुत अच्छा है, इसलिए इंडिया गठबंधन बीजेपी को इस बार 0 कर देगा। अखिलेश जी, मुझे एक चीज याद आती है, मेरे मन में आती थी, जब भी आपकी सरकार थी, कोई भी घटना होती थी, किसी की हत्या हो जाए, किडनैप हो जाए, खबर के संग आपको फोटो लगता था टीवी चैनलों पे, जैसे वो आप ही ने कर दिया हो। किधर बड़े बड़े घटना हो गई हो, हाथरस में दलित लड़की की मर्डर हो गया, कुछ हो गया हो, कहीं पे मौजूदा सीएम का फोटो नहीं लगता। तो क्या प्यार है मीडिया को? आपको क्या लगता है, इतना दुलार आपसे क्यों फोटो लगता था, अब क्यों नहीं लगता? क्या कारण होगा? ये सब सीखने की बातें हैं, वो हम लोग सीखे नहीं थे, अब सीख गए हैं। कुछ बीजेपी से भी सीखना चाहिए और कुछ बीएसपी से भी सीखना चाहिए, इसलिए सीखते रहना चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैंने आपसे आज तक नहीं पूछी, इतनी लंबी बातों में नहीं पूछी, आज मेरा मन कर रहा है पूछने का। आप जब मुख्यमंत्री थे तो जो मैंने अपने भाषण में लिखा, मैं बहुत आपके खिलाफ लिखता था, गंदा भी, तीखा भी, और बहुत खरा। उस समय आपके मन में क्या था, गुस्सा आता था? देखिए, मैंने आपसे कहा, न केवल आपको बल्कि कई जर्नलिस्ट, हालांकि एक बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात ऐसी कह दी थी, उसको बहुत बुरा लग गया था। बाद में शायद उसके साथ खिलाफ कार्रवाई भी हुई, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेकर के पूरा एडिट वगैरह के रिकॉर्ड करके रख लिया। मैंने पूछा कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि थर्सडे को इस समय आएगा, और जब थर्सडे का समय देखा वो आया ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि इंटरव्यू क्यों नहीं आया हमारा? बोला हमारे सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था, इसलिए नहीं आया।
तो मैं बात समझ रहा हूँ उस चीज को। अखिलेश जी, मीडिया का जो स्वरूप है, जो औद्योगिक घराने आते जा रहे हैं और फिर वो बड़े औद्योगिक घराने हिंसा के थंबनेल बना रहे हैं, और मैं मानता हूं कि समाज में जो जहर घुल रहा है उसमें भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है उसको क्या इस दिशा में काम करना चाहिए? कम से कम मीडिया हिंसा का सहारा ना ले, इस बात पे विचार करना चाहिए, काम होना चाहिए। मीडिया की खबर सरकार के लिए सूचना होनी चाहिए और सूचना पे एक्ट करना चाहिए। लेकिन अब जो सरकारें हैं वो खबर को दबाते हैं कि खबर न जाने लोग। किस पे बहस होनी है, व्हाट्सएप पे पता लगता है कि ये व्हाट्सएप आ गया है, ये टॉपिक है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसी पे आपको बहस करनी है। कहाँ से आता है वो अक्सर वहीं से आता है जहां से फंड आता है, जहां से बजट आता है। अखिलेश जी, एक दौर ऐसा आ गया है कि जब सोशल मीडिया बहुत हावी हो गया है, टीवी चैनलों में अब लोग टीवी चैनल देखना कम कर गए हैं। सवाल ये कि आप हमेशा जब मिलते हैं, मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते हैं, जब आप इंटरव्यू देते हैं टीवी चैनलों पे, तो आप इतने तल्ख कैसे हो जाते हैं? मैंने कई देश के बड़े बड़े चैनलों की एंकरों को, एंकर और एंकरनाओं को, एंकरनियों को, आपने वो इतना तल्ख हो जाते थे, गुस्से में आ जाते हैं। और कई बड़े चैनलों वाले एंकरों को आपने बहुत वो किया है, इतना गुस्सा क्यों आता है इंटरव्यू में आपको? नहीं, इंटरव्यू में एक आध बार गुस्सा आना भी जरूरी है, गुस्सा आना जरूरी है, उससे कोई रिजल्ट मिलता है। उसके बाद, उस गुस्से के बाद में आपकी खबरें ज्यादा दिखाई गई, ऐसा भी हुआ? भाई कोई नाराज हो जाए, मैं आपसे कहूँ आप ईमानदार पत्रकार हैं, अगर कोई नाराज हो जाए तो मैं क्या कहूँ आपको? बेईमान है पत्रकार। मैं क्या कहूँ, मान लीजिए, सोचिए आप। अच्छा जी, इस ईमानदार पत्रकारिता ने पूरे चुनाव का सीन बदल दिया। और वो आप तो छोड़ो, जितने वो बाकी थे सोशल मीडिया पे, यार तुम तो बड़ा ईमानदार पत्रकार हो, वो पूरी एक लहर चला दिया आपने। नहीं, वो समय होता है, उस समय वो बातें अच्छी लग रही थी, लेकिन अब वो बातें नहीं अच्छी लग रही हैं। लोग अब दूसरे तरीके सच्चाई जानना चाहते हैं। जो सच्चाई दिखाएगा, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, जनता उसको स्वीकार करेगी। वो समय गया कि आप कुछ भी चला करके कामयाब हो जाओ। आपको सच्चाई के साथ आना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे चैनलों में अब सुधार आने लगा है। अच्छा जी, आखिर में मैं 5-6 छोटे-छोटे सवाल पूछूंगा और ईमानदारी से जवाब चाहूंगा। जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद मोदी जी की जो पर्सनालिटी टीवी चेहरे पे दिखाई देती है, वो अच्छी हुई है, थोड़ी गड़बड़ा गई है? नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा कि वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो बनी गए। जब हटेंगे तब आपसे चर्चा करेंगे। योगी जी की कोई एक बात अच्छी लगती है आपको? मुझे कोई बात नहीं अच्छी लगती। केशव मौर्य में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। केशव मौर्य में तो कुछ तो अच्छा होगा। अब योगी जी से पूछूंगा तो बताऊंगा उनमें अच्छा क्या है। अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ज्यादा अच्छा कौन है? दोनों अच्छे हैं। आपकी किससे ज्यादा पटती है? दोनों से। मतलब आप मुझसे क्यों नेताओं वाली बात कर रहे हैं? मैं कहाँ से पूछ पाऊंगा आपसे? इसमें क्या छिपाना? अच्छा, आपका देश का सबसे आइडियल नेता कौन है? अरे आइडियली नेता देखना हो तो मिरर में देखूंगा जाके, मैं क्यों बताऊंगा आपको? आपकी ये जो क्विक हाजिर जवाबी है, इसका डेमो हमने देखा था पार्लियामेंट में, जब अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी से जाति की बात करी और आपको एकदम गुस्सा आया। पूरी कांग्रेस जब तक संभलती कि और समझाती कि क्या बोलना है, तब तक तो आपने कांग्रेस से हाथ से बाजी छीन ली और पूरे देश में आप छा गए उस गुस्से के साथ कि तुमने जाति कैसे पूछी। आप राहुल गांधी के साथ इतने पक्के दोस्त हो गए हैं? नहीं, बीजेपी को किसी भी नेता की जाति नहीं पूछनी चाहिए था, और कम से कम लीडर ऑपोजिशन के बारे में इस तरह का व्यवहार उनका नहीं होना चाहिए था। और मंत्री बनना है तो दूसरा तरीका अपना लो, कोई चमचागिरी का। राहुल गांधी में इस जीत के बाद, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, क्या आप अंतर देखते हैं उनके बिहेवियर में, उनकी शैली में? स्वाभाविक है, क्योंकि पद पाने के बाद बहुत सी चीजें अपने आप आ जाती हैं और स्वाभाविक से बहुत सी चीजों को वो डील भी कर रहे हैं और डील करेंगे भी।
आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन आने वाले ये जो 2-3-4 राज्य हैं, खास तौर से कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के बड़े दुखद हालात हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने में 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और मैं जानता हूं कि सेना से आपका बहुत लगाव है। मैंने नेताजी के साथ वो दौर देखा है, मैं दिल्ली में उनके संग जब वो रक्षा मंत्री थे तब मैंने देखा, मैंने चाइना के मामले में उनकी बात देखी और किस तरह से डिवोशन था। और आप सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। पिछले दिनों आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही थी, आपके दोस्त के साथ आप जा रहे थे और आप दोस्त का ब्रीफ केस जो बड़ा वाला उस समय में बॉक्सा चलता है, आप वो उठाए हुए थे और उस दोस्त ने जिक्र करते हुए लिखा कि आपने सैनिक स्कूल में बहुत लंबे समय तक पता नहीं चलने दिया कि आप किसके बेटे हैं, आपके पिता का कद कितना बड़ा है। उस अखिलेश यादव को उस दौर से आज के दौर में जब आप एक देश के बड़े नेताओं में शुमार हो गए, आपकी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मैंने देखा कि एक नेता के रूप में मैं आपकी बहुत तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं समाज में अलग अलग जगह रहता हूं तो ये बात मानी जाती है कि आपकी और डिंपल जी की जोड़ी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। आप दोनों का व्यवहार बहुत आकर्षित करता है और आपसे ज्यादा सौम्यता डिंपल जी में नजर आती है। ये जो नई पीढ़ी आ रही है जिसको अब धर्म और जाति की बातें की जा रही है, आपको लगता है कि इस नई पीढ़ी का, क्योंकि मैंने अपने बेटे से एक बार पूछा, वो इंजीनियरिंग कर चुका है, मैंने कहा तुम्हारे जितने संगी साथी हैं उनका, हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें विकास की बातें करनी चाहिए। तो जो लोग धर्म की बातें कर रहे हैं, अगर नौजवान उससे अलग हो जाएगा फिर उनके पास अगला मुद्दा क्या होने वाला है? जो नई पीढ़ी है उसके अपने नए सपने होते हैं। नई पीढ़ी अपने हिसाब से चलती है। अगर हम कुछ सिखाना चाहेंगे तो शायद नहीं सीखेंगे वो, उनके अपने अलग सपने होते हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी यही बनती है, आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा कुछ दे करके जाएं, जो कुछ विकास हम लोग कर सकें, नई पीढ़ी को अच्छा रास्ता दिखा के जाएं, यही हम लोगों का सपना होना चाहिए, यही संकल्प होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आज आपने बहुत अच्छी बातें करी और मेरे साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।